वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है, उनके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1200 से 1700। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये हमारी क्लास 4 है। इससे पहले हमने बाकी की क्लास करा चुके हैं, अभी तक नहीं देखा देख लीजिएगा। हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। सभी 90% जो चांस होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही आपको हम बता रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपका बनता है ये देखिए, टोटल इसमें है ना हमने 2 क्वेश्चन लिए, 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली का क्रमिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर बताएंगे। एंड क्वेश्चन सेकेंड है, दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्का प्रणाली के विकास का विश्लेषण करें। इक्का प्रणाली क्या थी, दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार प्रचलित थी। संतुलन के आर्थिक और सैनिक शासन में इक्का प्रणाली के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये जो तीनों क्वेश्चन जो रेड से लिखा है, ये तीनों का मतलब एक ही है, तीनों में आंसर सेम लिखना है एंड इसमें अलग लिखना है। टोटल आपको 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए स्टार्ट होने जा रहा है आपका, इक्कादारी प्रणाली, ये आपको हेडिंग में डाल सकते हैं। जो ये इक्कादारी प्रणाली, दिल्ली सल्तनत में प्रांतीय शासन व्यवस्था का विकास धीरे धीरे हुआ और इसे सुव्यवस्थित रूप प्राप्त नहीं हो सका। इस दिशा में पहला कदम इल्तुतमिश ने तब उठाया जब उसने इक्कादारी प्रथा का विकास किया। तो जो इक्का प्रणाली क्या है, तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो प्रांतीय प्रशासन होते हैं ना, उसका जो विकास है धीरे धीरे हुआ था, और लेकिन इसका जो सुव्यवस्थित रूप ना प्राप्त नहीं हो सकता। और जो इसका पहला कदम कब उठाया गया था, तो ये जो इक्कादारी की प्रथा का विकास किया गया तो इसे इल्तुतमिश के द्वारा उठाया गया था। उसने राज्य को उनके छोटे बड़े भूखंडों में विभाजित कर दिया जो इक्का कहे जाते हैं। और जो इल्तुतमिश होते हैं उन्होंने क्या किया, छोटे बड़े राज्यों में जो क्षेत्र होते हैं भूखंड होते हैं उनको विभाजित कर दिया, जिसे इक्का कहा जाने लगा। इसमें सैनिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था जो इक्कादार कहलाते थे। और जो सैनिक जो अधिकारी होते हैं उन्हें प्रशासनिक कार्य के लिए नियुक्त करते थे, जिसे क्या कहा जाता था, इक्कादार कहा जाता था। प्रत्येक इक्तादार अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, लागान की वसूली करने और सैनिक सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी था। और जो इक्कादार होते हैं उनके काम क्या होता है, जो कानून की व्यवस्था करना एंड जो भी कर लिए जाते हैं, जैसे आप लोन कहते हैं उसकी वसूली करना, और जो सैनिक सेवा होती है उनके कार्य करना के लिए उत्तरदायी थे। बड़े क्षेत्रों अथवा प्रांतों में इक्कादार वाली कहलाते थे। और ये उपरोक्त तीनों कार्यों के अतिरिक्त अन्य कर्तव्य भी पूरा करते थे। ये अपनी सेना बहाल करते थे और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सहायता पहुंचाते थे। तो जो ये कार्य भी करते थे, 3 अलग अलग कार्य टाइप से और भी करते थे। जो सेना होती है ना, सुल्तान को सहायता प्रदान करते थे जब भी उन्हें उनकी ज़रूरत होती थी। अपने क्षेत्र में मुकद्दर का फैसला करने का काम इनका था। किसी के विस्तार, प्रजा और सुविधा और राहत प्रदान करने के उपाय भी इन्हें करने थे। इन सबके अतिरिक्त समय समय पर सुल्तान द्वारा इन्हें विभिन्न कार्य सौंपे जा सकते थे। इन सबके बदले इक्कादार को अपने क्षेत्र में लागान वसूलने और इस धनराशि को वेतन के रूप में देखने का अधिकार था। तो जो इक्कादार होते हैं, इक्का प्रणाली कह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो जो उनके सुल्तान होते हैं उनकी सेवा करते हैं और कर वसूलते हैं। और कोई भी कार्य करना हो तो इनके द्वारा ही किया जा सकता है। सैनिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, धनराशि का जो वेतन का अधिकार हो, सब इन्हें रख रखाव के लिए किया जा सकता है। यदि लगान की आमदनी वेतन की राशि से अधिक होती तो अतिरिक्त धन राशि सरकारी खजाने में जमा करने भी इक्कादार का कर्तव्य था। जो इक्कादार होते थे वो क्या करते थे, अगर मान लीजिए आपके जो कर वसूले जा रहे हैं वेतन, उसकी आमदनी ज़्यादा हुए होगी ना, तो जो ज़्यादा आमदनी उसे क्या, जो खजाने होते हैं, जैसे सरकारी खजाने कह सकते हैं, शाही खजाने कह सकते हैं, उसमें जमा कराने का इनका कर्तव्य था। ये स्मरणीय है कि इक्कादार को अपने इक्का की भूमि पर स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं था। जो इक्कादार होते हैं ना, जो इक्का की जो भूमि होती है उन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। इक्का का अनुमान वंशगत रूप से भी नहीं होता था और इक्कादारों का नियमित रूप से स्थानांतरण किया जाता था ताकि वो स्थानीय समर्थन के कारण अनुशासनहीन ना हो जाए।
इन उपायों में समांतरी प्रभाव में कमी आई और उत्तरी भारत में एक संगठित केंद्रीय प्रशासन का विकास संभव हुआ। तो जो भी इनमें कमी कुछ आई तो कुछ में जो केंद्रीय प्रशासन का विकास हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो प्रांतीय प्रशासन के बारे में अब आपको बताया जाएगा। और ये जो वंश जैसे कहते हैं ना, जो पिता की सौंपी गई जो ज़मीन होती है बेटे को मिलती है उसके, तो ये इस टाइप का इनका क्रम नहीं चलता था और इनमें परिवर्तन होते रहते थे, स्थानांतर चेंज होना। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रांतीय शासन। तो इसको हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, खिलजी अहम तुगलक काल का एक दिल्ली सल्तनत ने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था और प्रांतीय शासन व्यवस्था का रूप भी पहले की तुलना में अधिक विकसित हो चुका था। तो जो वहाँ के खिलजी होते हैं तुगलक काल के जो दिल्ली के सल्तनत के विशाल साम्राज्य होते हैं उन्होंने एक नया रूप धारण कर लिया जिसे प्रांतीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। और जो ये पहले की तुलना में ना ज़्यादा विकास करने लगे और ज़्यादा विकसित हो चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सल्तनत में आए अफ्रीकी यात्री, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके शासनकाल में कौन आया था, तो जो अफ्रीकी यात्री होते हैं। जैसे तुगलक कालीन प्रांतीय शासन का भी वर्णन किया है। साम्राज्य 23 प्रांतों में विभक्त था। तो जो उनका साम्राज्य थे 23 में अलग अलग में बटे हुए थे। इसका प्रशासन केंद्रीय व्यवस्था का अनुरूप था। और जो प्रशासन किसकी व्यवस्था का अनुरूप था, तो केंद्रीय। प्रांतीय शासन अथवा वाली कार्यपालिका, जो प्रांतीय शासन क्या क्या होते थे, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, सैन्य संगठन, तीनों का प्रधान होता था। ठीक है, उनकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी। जो सुल्तान द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी, किसकी, तो प्रधान की। और अपने कार्यों के लिए सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे। और ये सभी अपना कार्य किसके लिए करते थे, सुल्तान के लिए। उनकी सहायता के लिए अधीनस्थ अधिकारी थे और जो उनकी हेल्प के लिए वर्कर कह सकते हैं, उनके अधिकारी भी कुछ थे। वित्तीय विभाग की देखरेख के लिए और जो मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलगों को रखा जाता था। जैसे कि साहिबे दीवान, जो साहिबे दीवान होते हैं, खवज्जा नामक अधिकारी होता था। जबकि प्रांतों में सैनिक मामलों की देखरेख के लिए प्रांतीय हारिज होते थे। सामान्य खवाज की नियुक्ति सुल्तान द्वारा बारिज के अनुशासन पर की जाती थी और अपने कार्यों के लिए वाली प्रतीक उत्तरदायित्व नहीं होता था। उसे सहायता प्रदान करने के लिए मुतशरीफ और करकुन नामक अधिकारी होते थे। प्रांतीय स्तर पर एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी काजी था। तो मतलब कुछ तो होते थे लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं किसे, तो काजी जो नाम है वो महत्वपूर्ण वहाँ का था। जो भी मुकदमे होते हैं उनका फैसला करता था। सामान्य रूप से फौजदारी, जो फौजदारी के मुकदमे होते हैं उनके द्वारा ही फैसले लिए जाते थे। दीवानी मुकदमे काजी द्वारा देखे जाते थे। ठीक है, तो जो मैन आपको कह सकते हैं वहाँ के जो फैसले लिए जाते थे किसके, काजी द्वारा। प्रांतीय शासन व्यवस्था में एक रूपता नहीं थी और इनमें किसी में भी एक रूपता नहीं थी और विभिन्न प्रांतों वाली की स्थिति एक समान नहीं थी और अलग अलग की सबकी स्थिति समान नहीं थी। भौगोलिक कारणों से दूर स्थित प्रांतों के शासकों पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण बनाने रखना कठिन था। जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, कोई कारण होते हैं ना, तो उन पर जो प्रांत होते हैं ना, उसका कोई भी प्रभावी ढंग से नियंत्रण अपना नहीं रख सकता, उसमें कठिन कार्य है। इसी प्रकार कमजोर सुल्तानों के समय प्रांतीय शासन स्वतंत्र होने का प्रयास बराबर करते हैं और जो कमजोर शासन होते हैं उनके सामने लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र होने का प्रयास बराबर करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दूरी स्थित प्रांतों के अधिकारियों ने स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने में सफलता भी प्राप्त की। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके शासनकाल में जो प्रांतों होते हैं उन्होंने एक अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। आप इसे 1 से 2 बार अच्छे से वीडियो देख सकते हैं या आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको हम बताने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों के आंसर में आपको यही लिखना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्का प्रणाली के विकास का विश्लेषण कीजिए। अब इसमें ये बताना है जो इक्का प्रणाली थी इनका विकास किस टाइप से हुआ है। तो देखिए, तो आप क्वेश्चन ये देख लीजिए, आंसर आपको बताते हैं। तो जो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, देख सकते हैं, इक्काधारी संतुलन काल में विकसित विशिष्ट कोटि की भू वितरण प्रणाली थी।
इसके अनुरूप भारतीय इतिहास में अन्यत्र प्राप्त करना कठिन था। राजपूत युग के सामंतवादी राज्यों और मुगल शासकों की जागीरें प्रथा इससे बिल्कुल अलग थी। ये भी इक्काओं के रूप में वितरित सैन्य कुलीनों के मध्य भूमि के विशाल क्षेत्र आवंटित करने की प्रणाली थी। जो इक्का प्रणाली की आती, तो जो भूमि होते हैं उनको ना अलग अलग जो भूमि को बांटने की जो ये प्रणाली के रूप में जानी जाती है। और ये जो राजपूत युग के जो सामंतवादी राज्य होते हैं ना, जैसे मुगल शासक और जागीरें प्रथा बिल्कुल अलग थी, इनके इक्का प्रणाली से बिल्कुल अलग थी, इनके रूप नहीं थी। और ये वितरण करते थे भूमि का, जो खेती बाड़ी जहाँ की जाती है जमीनों का। संतनकारी शासक ने अपने विशाल साम्राज्य में कार्य को सहज एवं सुविधाजनक बनाने के लिए अपने अस्पष्ट और परिभाषित क्षेत्रों को इक्काओं में विभाजित कर दिया। मतलब कि जो वहाँ के शासन थे उन्होंने क्या किया, जो इक्का प्रणाली को एक अच्छा बनाने के लिए सुविधाजनक, तो उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में परिभाषित किया और उनको क्षेत्रों में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया। ये इक्का अपने महत्वाकांक्षी, और ये जो इक्का प्रणाली होती है अपने महत्वाकांक्षी के और उद्यमी कुलीनों के मध्यम वितरित कर दिए गए और ये अलग अलग में बांट दिए गए। इक्कादारों अथवा इक्काओं के नाम में विदित इन कुलीनों को अपने क्षेत्र में शक्तिशाली तथा हठीले हिंदू सरदारों के विरुद्ध उग्र सैन्य अभियान संचालित करने और उनको प्रभावशाली अधीनता में लाने के लिए आदेश दिए गए। तो जो इक्का प्रणाली है उनको ऐसे आदेश दिए गए कि जो उनका विरोध करे, जो सरदार होते हैं हिंदू, उनका विरोध किया जाए और शक्तिशाली बना जाए, और जो प्रभावशाली अधीनता लाने का आदेश दिया जाने लगा उन्हें, कुलीन को। इक्का अर्ध-विजित और कुप्रशासनिक क्षेत्र था जिसे प्राप्त करने वाले सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित करने और वहाँ उचित अथवा सुविधाजनक समझना था। नागरिक प्रशासन आरंभ करने की आशा की जाती थी, तो वहाँ पर ये नियंत्रण रखा जाता था कि जो उचित और सुविधाजनक समझा जाए, और जो नागरिक होते हैं ना उनसे प्रशासन का आरंभ करने की आशा भी की जाती थी। इक्कादार स्वयं ही अपनी सेना की भर्ती करता था। जो इक्कादार होते थे सेना की भर्ती वो खुद के जरिए किया जाता था स्वयं। सेना को अपने अधिकृत क्षेत्र के संसाधनों को समुचित प्रयोग करके आत्मविश्वास बनाया जाता था, और जो सेना होती है उनको संसाधन का उपयोग करने की इजाज़त दी जाती थी, उन्हें आत्मविश्वास भी बनाया जाता था। उसका नियंत्रण राज्य की सेवा के बदले में लगभग किराया मुक्त भू अनुदान के रूप में रहता था। मतलब कि जो भी उनकी सेवा की जाती थी ना, उनके नियंत्रण में उन्हें क्या मिलता था, जो भूमि दी जाती थी, मतलब किराया मुक्त, उनसे कोई भी कर नहीं लिया जा सकता था। वही शासन को खराज की निश्चित राशि का भुगतान करता था अथवा हर वर्ष सोना, चांदी, अंश, हाथी, अन्य बहुमूल्य वस्तुओं सहित उपहार भेंट करता था, और जब आवश्यकता होती थी सैन्य सेवा भक्ति करता था। तो जो वहाँ के लोग थे जो राजा के नियंत्रण में राज्य के रहते थे, उन्होंने जो उनको भूमि दी जाती थी उसके बदले में जो राजा की सेवा की जा सकती थी सुल्तान की, और उनके बदले में उन्हें सोना, चांदी, जो हाथी घोड़े होते हैं हर वर्ष उन्हें भेंट के रूप में दी जाती थी। एंड उसकी जो भी आवश्यकता पड़ती थी ना, तो सैन्य भक्ति करते थे अपना और सेवा करते थे। इक्काहार 13वीं शताब्दी में भारत में तुर्की शासन के विस्तार और शुद्धिकरण में व्यक्तिगत योगदान किया था। इसमें से अधिकांश स्वयं निर्मित व्यक्ति थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत भू संपत्ति के रूप में इक्का पर अधिपत्य स्थापित किया और अपने वंशजों के पैतृक संपत्ति के रूप में उनको स्थानांतरित हो जाती थी। मतलब कुछ जो इक्कादार होते हैं वो 13वीं शताब्दी में जो तुर्कों के विस्तार में ना अपना योगदान दिया था, और कुछ ऐसे अधिकांश जो भू निर्मित थे ना, जो अपनी व्यक्ति खुद भू संपत्ति पर इक्का का जो अधिपत्य किया था, स्थापित किया, अपना अधिकार जमा लिया। जो उनके पिता द्वारा संपत्ति थे उन पर भी उन्हें आगे बढ़ाने लगे, स्थानांतरित करने लगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आप इस क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये शॉर्ट नोट है, ये अच्छे नोट है। अगर आप इसको कॉपी में लिखेंगे ना, ये कम से कम 2 से 3 पेज में आपको आंसर हो जाएगा। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं चारों में से कोई भी, तो आप आंसर लिख सकते हैं इस टाइप से जैसे हमने आपको बताया। आपको ये देखने मन से छोटे जरूर लग रहे हैं, लेकिन जब आप ये टॉपिक लिखेंगे ना, आपका 1 पेज इससे ही बढ़ जाएगा। 2-3 आराम से इस क्वेश्चन को 4 से 5 पेज में आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 5 में आपको देखने को मिलेगा। हर एक वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सभी वीडियो देख लीजिएगा। और एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।